नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में और उसके साथ में हिंदुस्तान की जो पारंपरिक पद्धतियां हैं लोगों को ठीक करने की, लोगों का इलाज करने की, उनके बारे में। और वो इसलिए कि इस हफ्ते ही हमारे मुल्क में ऑल इंडिया आयुर्वेद कांग्रेस हो रही है और साथ ही दुनिया भर में आयुर्वेद और अल्टरनेट थेरेपीज जिन्हें हम कहते हैं, अल्टरनेट रेमेडीज जिन्हें हम कहते हैं, उनका चलन बढ़ता जा रहा है। चाहे आप देखें तो सरकार ने कहा है कि स्वाइन फ्लू के लिए भी उन्होंने एक नुस्खा निकाला है जो होम्योपैथी से है। केरल में आयुर्वेद उद्योग जो है उस वहाँ राज्य का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। अगर देखें तो मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो आजकल चाय जो हैं वो जड़ी बूटियाँ मिलाने के हिसाब से उससे बेच रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप चले जाएं तो दुनिया में इस समय कई बिलियन डॉलर्स का बड़ा उद्योग चल रहा है आयुर्वेद और अल्टरनेटिव जो दूसरे तरीके हैं रेमेडी के उसके। और हिंदुस्तान में देखा जाए तो कोई 8 धार्मिक चैनल रोज सुबह शाम इसका प्रचार कर रहे हैं और साथ ही अब संजीवनी बूटी के ऊपर भी रिसर्च हमारे मुल्क में होने लगी है कि हनुमान जी ने लक्ष्मण की मूर्छा कैसे दूर की थी। तो ये तो बातें हुई आयुर्वेद के बारे में कि क्यों इसका प्रसार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ में कई सारे सवाल जो हैं वो भी आते हैं। सवाल इसलिए आते हैं कि लोग जो हैं कई जो उपचारक हैं वो कहते हैं कि हम एड्स का और कैंसर और हर तरह का इलाज इससे कर सकते हैं। कई बार ये दावे किए जाते हैं कि जो दवाएं हैं इनमें हानिकारक धातुएं मौजूद हैं और इनका नियमन जो है आयुर्वेद की दवाओं का वो नहीं हो पा रहा है। और तमाम लोग ये कहते हैं कि MBBS करके जो लोग आते हैं वही ठीक डॉक्टर हैं और नीम हकीम खतरे जान, बाकी को नीम हकीम बताते हैं। तो इसके लिए हमने आज देश के जाने माने यहाँ पर लोगों को बुलाया है जो कि आयुर्वेद की भी जानकारी रखते हैं और हमारी जो पारंपरिक नई आधुनिक तकनीकें हैं उनकी भी जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए। और सबसे पहले मैं आप शुरुआत यहाँ से करूँगा कि हमारे मुल्क में जब अंग्रेज आए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद को ख़त्म करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि हिंदुस्तान की जो पुरानी उपचार की पद्धति हैं वो ख़राब हैं, उसकी वजह से देश में लोगों, इतने बड़े देश में लोगों का उपचार ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो जब 1900 की अगर हम बात करें, सन 1900 में हमारे देश में जीवन काल जिसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 27 साल हुआ करती थी, जो अब बढ़ के 64 साल हो गई है। या एक आम हिंदुस्तानी अब 64 साल जीता है। और इसमें सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर डॉक्टर अधिक हैं। लेकिन क्या हम आयुर्वेद को भूल रहे हैं और क्या दुनिया जब इसको पैकेज करेगी तब वापस हम इस पर जाएंगे? हमारे साथ में देवेंद्र त्रिगुणा जी हैं जो कि राज वैद्य के नाम से मशहूर हैं। आप बताइए कि इस समय स्थिति है क्या? मेरा अपना ये मानना है कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है पूरे विश्व में और भारत में पहले से इसका प्रचार बढ़ रहा है, एक्सेप्टेंस इसमें बढ़ी है। पिछले तकरीबन 20 वर्षों में पूरे विश्व में काफ़ी सारे देशों में इसको वहाँ की मान्यता मिली है। हंगरी में, ब्राज़ील में, रशिया के अंदर, मॉरिशस के अंदर, हमारे देश के अंदर भी मिलकर 10-20 गुना इसका प्रचार बढ़ा है। और लोगों में इसकी मान्यता तो गाँवों के अंदर भी है। आज भी हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो अपने आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 60 से 70% लोग अभी भी आयुर्वेद या भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को आयुर्वेद से चिकित्सा लेते हैं और उससे उनका चिकित्सा लेते हैं और उससे उनका अच्छा प्रभाव होता है। और दूसरे ये है कि ये जो चिकित्सा पद्धति है ये सस्ती भी है, निरापद है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं के बराबर हैं। लेकिन इसमें निरंतर इसमें और हमको ज़रूरत है इस पर रिसर्च की जाए। हमारी ये जड़ी बूटियाँ और अच्छी मिलें, हम लोगों को जो दवाइयाँ अच्छी नहीं मिलती वो अच्छी मिलें, तब हम उनका ज़्यादा अच्छा प्रचार कर पाएंगे। जी बिल्कुल। दूसरा इसका पहलू है वो उसमें यह है कि हिंदुस्तान में अगर देखें तो इतने बड़े मुल्क में हमारे यहाँ पर बहुत मुश्किल है सभी लोगों तक उपचार की जो सुविधाएँ हैं वो पहुँचाना। क्या आपको लगता है कि अब एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयुर्वेद की जो चाय है उसमें लगता है कि स्वाइन फ्लू से लड़ने की ताकत पैदा हो जाए तो उसमें चीज़ें डाली जा रही हैं। दूसरी तरफ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं और बाकायदा जीनोम प्रोजेक्ट के तहत हम आदमी बनाने की बात कर रहे हैं लेबोरेटरी में। Tuba.com